आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी सही दिशा में विधिवत चल रही होगी। आज मैं आप सबके समक्ष वार्षिकांक लेके प्रस्तुत हूँ, क्योंकि आप सबके कुछ एग्जाम है, जैसे बिहार राज्य के जो छात्र थे लगातार निवेदन कर रहे थे, लगातार आग्रह कर रहे थे, तो आपके जो मांग थी उसी को पूरा करने के लिए मैंने वार्षिकांक लाया है। और वार्षिकांक में हम क्या करने वाले हैं कि टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। जैसे एक दिन हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देख लेंगे एक वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों को देख लेंगे, और इसी तरह से एक वीडियो में साइंस टेक से जुड़ी हुई, एक वीडियो में खेल से जुड़ी हुई, और एक वीडियो में जो भी विविध और घटनाक्रम होंगे उनसे संबंधित हम बात कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी वार्षिकांक की शुरुआत करने वाले हैं, और यह वार्षिकांक आपके चैनल आजाद बीपीएससी अकादमी पर मिल रहा है, क्योंकि बिहार पीसीएस का एग्जाम है, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों को सबसे ज्यादा आवश्यकता है इसकी, तो इसलिए आपके अपने चैनल पर मिल रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि आपको सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को एक चैनल आपका है आजाद एमपीपीएससी अकादमी। आप में से ज्यादातर छात्र वहां से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ सकते हैं आजाद एमपीपीएससी अकादमी, जहां पर आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रत्येक सोमवार को देखने को मिलते हैं। और अभी तक के 27 एपिसोड हुए हैं करंट अफेयर्स के, और यदि कोई भी छात्र 27 एपिसोड देखा है करंट का, तो निश्चित रूप से उसको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि 27 वो वहां से देख लेता है और ये जो आपका करंट अफेयर्स वार्षिकांक आया है यहां से रिवीजन कर लेता है, तो उसकी 100% चीजें कंफर्म हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो आपसे एक निवेदन है, यदि आपको करंट अफेयर्स पसंद आता है, क्योंकि ये जो वार्षिकांक है इसमें वन लाइनर हम बात करेंगे, ज्यादा हम लिंकेज करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो छात्र हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि किस तरह से उनको करंट अफेयर्स लिंक करके पढ़ाया जाता है और उनको बहुत अच्छा लगता है। और आप सबका जो प्यार मिला है उसी से प्रोत्साहित रहता हूं मैं भी कि कुछ बेहतर आपके लिए और करें। तो आजाद एमपीपीएससी अकादमी, आजाद एमपीपीएससी अकादमी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तो वहां पे आपको चैनल देखने को मिलेगा, जिसके चैनल का जो नेतृत्व कर रहा हूं मेरे द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे जो मुझे जो लगता है कि सबसे बेहतरीन जो कार्यक्रम है अपनी तरफ से, जिसमें मैं सबसे बेहतरीन दे पा रहा हूं, 100% अपना दे पा रहा हूं, वो है आपका करंट अफेयर। तो प्लीज जितने भी छात्र आप सब में से देख रहे हैं, प्लीज एक बार आजाद एमपीपीएससी अकादमी अवश्य विजिट करिएगा, और करंट अफेयर्स की कोई भी प्लेलिस्ट खोलकर कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, 10 मिनट देख लीजिएगा, 5 मिनट देख लीजिएगा, और यदि अच्छा लगे, यदि करंट अफेयर्स अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगती है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो प्लीज यदि अच्छा लगता है, जुड़ना चाहते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए, तो आजाद एमपीपीएससी से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि जब साप्ताहिक आप पढ़ते रहते हैं तो चीजें आपकी हल्की रहती हैं, चीजें विधिवत रहती हैं, और वार्षिकांक के रूप में आपका उनका रिवीजन हो जाता है। तो प्लीज आप जुड़े, बस इतना ही निवेदन है। तो चलिए मुद्दे को प्रारंभ करते हैं, आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं साइंस और टेक से संबंधित, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी घटनाक्रम हुए हैं वर्ष में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है कुछ बिंदु छूट जाए, तो वो बिंदु आपको जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है वहां पे मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो रिसेंटली चीजें हुई हैं ज्यादातर चीजें आपको बताई जाएं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नासा से, और ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं इसको आप मान के चलिएगा कि सितंबर 2019 से लेकर आप देख रहे हैं पूरे एक वर्ष का देख रहे हैं, और ये आप लगभग सितंबर से मान सकते हैं नवंबर 2020 तक देख रहे हैं, ठीक है। पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम है, तो पूरे एक वर्ष के घटनाक्रम का अध्ययन यहाँ पे कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यदि आपने पूर्व के 27 एपिसोड देखे हैं, रेगुलर रहे हैं हमारे साथ, और वार्षिकांक देख लेते हैं, तो 100% गारंटी देता हूं 80% करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके यहीं से होंगे। 80% इसलिए कह रहा हूं कि 100% भाई हो सकता है मेरे से भी कुछ छूट गया हो। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं, और आज सबसे पहले हम देखते हैं नासा के घटनाक्रम के बारे में कि नासा से क्या अपडेट है। नासा की यदि हम बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आपको पता होना चाहिए। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर को, तो इसकी हेडक्वार्टर जो इसका है, इसका नाम है वाशिंगटन डीसी, जिसका नाम अब रख दिया गया है मैरी जैक्सन के नाम पे। इसका हेडक्वार्टर था वाशिंगटन डीसी में, और जो इसका हेडक्वार्टर था नासा का, उसका नाम रख दिया गया है मैरी जैक्सन के नाम पे। ये पूर्व में आपको बताया है, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं साप्ताहिक, उनकी जानकारी इसकी होगी। अब बात करते हैं एक और चीज जो आपको लगातार मैं बताता हूं कि जो प्रत्येक अंतरिक्ष एजेंसी है किसी भी देश
देश की, उनका एक अपना पावरफुल रॉकेट होता है। तो नासा का कौन सा है? नासा जो अपने अंतरिक्ष मिशनों में प्रयोग करता है वो करता है एटलस रॉकेट। ठीक है, तो एटलस के आगे जो भी इनका क्रम बनता है वो अलग चीज हो गई, वो अपडेट समय समय पर होती रहती है, लेकिन जो मूल रॉकेट है इनका उसका नाम है एटलस, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही मैंने बोला एटलस रॉकेट का नाम है इनके, तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कुछ और अंतरिक्ष एजेंसी हैं जिनके अलग अलग रॉकेट के नाम है, अभी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। यदि आपको याद आता है तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले नासा से संबंधित क्या आपको देखना है, एक इनका रोवर था जिसका नाम था परसवेरेंस, ये था रोवर था इनका नासा का परसवेरेंस रोवर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो परसवेरेंस रोवर था इसको भेजा गया था नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? मंगल ग्रह पर भेजा गया था। क्यों भेजा गया था मंगल ग्रह पर? यदि हम इसकी बात करें तो मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के संबंध में खोज करने के लिए नासा का जो मिशन था उसका नाम था परसवेरेंस रोवर, जिसको नासा ने मंगल ग्रह पर भेजा था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया था छोटा, जिसका नाम था इंजेयूटी नामक एक छोटा हेलीकॉप्टर भी इस मिशन में भेजा गया था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न यदि बन जाए कि परसेवरेंस रोवर किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर भेजा, तो नासा ने भेजा। दूसरे शब्दों में यदि पूछ लिया जाए कि परसेवरेंस रोवर जो नासा ने भेजा है किस ग्रह पर भेजा है, तो मंगल पर भेजा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो फास्फीन गैस का पता लगाया है। अभी दूसरा एक टॉपिक ये हो गया क्योंकि मैंने पहले यहां पे बोल दिया आपसे कि यहां पे चीजें आपको लिंक करके नहीं बताई जाएंगी, यहां पे फैक्चुअल है क्योंकि वार्षिकांक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यदि हम लिंक करके बताते हैं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। वार्षिकांक का मतलब होता है कि आप त्वरित रिवीजन कर सकें, तो त्वरित रिवीजन के उद्देश्य से यहां पे चीजें आप देख रहे हैं। अगला था फास्फीन गैस का पता लगाया था। अब फास्फीन गैस का जो पता लगाया था, कहां पर पता लगाया था? नासा ने अभी हाल ही में फास्फीन गैस का पता लगाया है। अब यदि पूछा जाए कि नासा का जो मिशन था जिसने फास्फीन गैस का पता लगाया, किस ग्रह पर लगाया, कहां पर फास्फीन गैस का पता लगाया, तो इसने शुक्र ग्रह पर फास्फीन का पता लगाया। नासा ने शुक्र ग्रह पर फास्फीन का पता लगाया है। और जैसे ही बात आती है फास्फीन की, तो जो शुक्र के वातावरण में मिली है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि फास्फीन जो है एक रंगहीन, ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है। रंगहीन, ज्वलनशील और विस्फोटक गैस है। यदि हम बात करें कि फास्फीन मिलती कहां पे है प्राकृतिक रूप से, तो फास्फीन विशेषकर यदि हम देखें तो आपको औद्योगिक प्रक्रिया में मिल जाएगी, उद्योगों के द्वारा ये निर्मुक्त होती है, औद्योगिक प्रक्रिया में मिल जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरिया हैं जो जीवित रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं उनके द्वारा भी फास्फीन गैस निर्मुक्त की जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देख लिया फास्फीन गैस का नासा ने पता लगाया है शुक्र ग्रह पर। आगे बढ़ते हैं, और एक क्रू ड्रैगन मिशन था, आप जानते होंगे क्रू ड्रैगन कैप्सूल। क्रू ड्रैगन कैप्सूल, क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्यों चर्चा में था? क्रू ड्रैगन कैप्सूल इसलिए चर्चा में था क्योंकि इसके द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी हुई है। और जो क्रू ड्रैगन कैप्सूल था ये किसका है? स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैंने बार बार बताया है कि स्पेस एक्स जो है एक अंतरिक्ष कंपनी है, प्राइवेट अंतरिक्ष कंपनी है, निजी अंतरिक्ष कंपनी है। और इसका जो पावरफुल रॉकेट है उसका नाम है फॉल्कन 9। फॉल्कन 9, ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉल्कन 9 किसका रॉकेट है? स्पेस एक्स का रॉकेट है, अमेरिका की कंपनी है। और इसी कंपनी ने अभी हाल ही में अंतरिक्ष पर्यटन के अंतर्गत कुछ यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा था और उनको सफलतापूर्वक भी वापस लाया था। तो क्रू ड्रैगन क्या था? क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्या है? इसके माध्यम से क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी हुई थी। और जो धरती पर वापसी हुई थी, यदि हम पूछ लिए कि किस स्थान पे ये अंतरिक्ष यात्री उतरे थे, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में उतरे थे। क्रू ड्रैगन कैप्सूल की मदद से अंतरिक्ष यात्री मैक्सिको की खाड़ी में उतरे थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री थे।
और जैसे ही हम बात करते हैं अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की, तुरंत आपको कुछ याद आना चाहिए। हमने आपको पूर्व में बताया है, जब आप आजाद एमपीपीएससी पे जुड़े हुए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था एक्सपीडिशन 62 मिशन। कितने लोगों को याद है? एक्सपीडिशन 62। एक्सपीडिशन 62 क्या था? इसके अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को, अभी तक क्रू ड्रैगन कैप्सूल में कितने आए थे? 2 आए थे। एक्सपीडिशन 62 में क्या था? 3 अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाया गया था। और ये जो धरती पर इनको वापस लाया गया था, ये कहां से लाया गया था? अंतरिक्ष से लाया गया था, अंतरिक्ष स्टेशन से लाया गया था। और ये कहां पर उतरे थे? ये उतरे थे कजाकिस्तान की धरती पर। कहां पर उतरे थे? कजाकिस्तान की धरती पर उतरे थे। यदि हम पूछ लें कि इसमें रॉकेट कौन सा प्रयोग किया गया, तो इसमें रॉकेट जो प्रयोग हुआ था उसका नाम था सोयूज रॉकेट। और सोयूज जो रॉकेट है, ये रशियन कंपनी की, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है रोसकॉसमोस, ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा सोयूज रॉकेट का प्रयोग अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए किया जाता है। और सोयूज रॉकेट की सहायता से एक्सपीडिशन 62 मिशन के अंतर्गत 3 अंतरिक्ष यात्री कजाकिस्तान की धरती पर उतरे थे। ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक महिला थी जिनका नाम आपने सुना होगा, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच एक महिला थी जिन्होंने सबसे ज्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। वो भी इसी मिशन के तहत धरती पर लौटी थी। और क्रिस्टीना कोच का रिकॉर्ड कितना है? इनका रिकॉर्ड है 289 दिन तक अंतरिक्ष में एक बार में रहने का। और यदि हम बात करें क्रिस्टीना कोच की, पहले कौन थी जिनका रिकॉर्ड था, तो उनका नाम था अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था पैगी वेटसन। पैगी वेटसन इनका नाम था। पैगी वेटसन 228 दिनों तक अंतरिक्ष में रही थी। तो क्रिस्टीना कोच ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इन्होंने तोड़ा रिकॉर्ड, पैगी वेटसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये आपने देख लिया। अभी तक 3 रॉकेट आपने देखे हैं। 3 रॉकेट कौन कौन से देखे हैं? पहला आपने देखा एटलस रॉकेट। एटलस का प्रयोग कौन करता है? एटलस का प्रयोग करती है नासा, ठीक है। दूसरा आपने देखा फॉल्कन। फॉल्कन रॉकेट का प्रयोग कौन करता है? स्पेसएक्स करता है, ठीक है। तीसरा आपने अभी अभी कौन देखा? सोयूज रॉकेट। सोयूज रॉकेट का प्रयोग कौन करता है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकॉसमोस, वो सोयूज रॉकेट का प्रयोग करती है। और जैसे ही बात आपने देखा रूस की रॉकेट है, सोयूज रूस का रॉकेट है, तुरंत आपको याद आना चाहिए था कि रूस की राजधानी है मॉस्को। और मॉस्को में भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इसने अपनी तकनीकी संपर्क इकाई स्थापित की है मॉस्को में। यह भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की तकनीकी संपर्क इकाई की स्थापना मॉस्को में की गई। और जैसे ही बात मॉस्को की हो रही है, आपको याद आना चाहिए कि मॉस्को रसिया की राजधानी है और रसिया की संसद को बोलते हैं ड्यूमा। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले मुद्दे को देखते हैं। तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो चीजें बेहतर होंगी और बहुत ही अच्छा भी लगेगा। यदि आप साप्ताहिक रूप से हमसे जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही, यदि आप 5 मिनट वीडियो देखेंगे ना, निश्चित रूप से 10 में से 5 लोगों को खुशी होगी। क्योंकि 5 लोग 50% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को तरीका ना पसंद आए। तो अब बात करते हैं नासा से संबंधित। अभी हाल ही में बात हुई थी चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने की। सेलुलर नेटवर्क, तो चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, उसने समझौता किया। किससे समझौता किया? नोकिया से समझौता किया, ठीक है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क की स्थापना के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने नोकिया से समझौता किया। यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और याद आना चाहिए आपको, जब बात कर रहे हैं नासा की, तो नासा से संबंधित एक और फैक्ट है कि नासा का एक है रोबोट था जिसका नाम था सोफिया। नासा का सोफिया एक मिशन था। सोफिया, इसमें क्या था? सोफिया ने क्या पता लगाया था? सोफिया, नासा का जो सोफिया के अंतर्गत मिशन था, इनने पता लगाया था कि चंद्रमा पर जहां भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां पे जल मौजूद है। मतलब चंद्रमा की, यदि आपसे पूछा जाए कि किस आधार पर नासा ने बताया कि चंद्रमा पर जल मौजूद है, तो नासा ने सोफिया के आधार पर बताया, सोफिया के रिसर्च के आधार पर बताया कि जहां पर
सूर्य के प्रकाश चंद्रमा पे पड़ते हैं वहां पर जल मौजूद है। ठीक है, पानी की पुष्टि की थी। और जैसे ही बात आई सोफिया की, तुरंत आपको पता होना चाहिए कि सोफिया नामक एक रोबोट भी है। सोफिया नामक एक रोबोट भी है जिसको सऊदी अरब ने नागरिकता दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सोफिया अलग है, ये सोफिया रोबोट अलग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सोफिया नामक जो रोबोट है उसको सऊदी अरब ने नागरिकता दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त नासा के बारे में यदि हम देख रहे हैं तो एक बहुत ही चर्चित इनका मिशन था जो क्षुद्र ग्रह बेन्नु के अध्ययन के लिए था। किसके लिए था? एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है बेन्नु। तो क्षुद्र ग्रह बेन्नु के अध्ययन के लिए जो नासा का मिशन था उसका नाम था ओरिरिस, ORIS, ओरिरिस रेक्स। ठीक है, तो ओरिरिस रेक्स जो मिशन था, REX, ओरिरिस रेक्स नामक जो मिशन था नासा का, वो क्षुद्र ग्रह बेन्नु के अध्ययन के लिए था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, नासा का एक टेलीस्कोप है जिसको बोलते हैं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप जो था उसको अब सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और नासा का एक बहुत प्रमुख टेलीस्कोप है जिसको हबल टेलीस्कोप बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हबल टेलीस्कोप ये भी नासा का है। तो स्पिट्जर स्पेस जो टेलीस्कोप था उसको अब नासा ने सेवानिवृत्त कर दिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि नासा ने अभी हाल ही में विश्व का सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया है, सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण किया है जिसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। स्पेस लॉन्च सिस्टम के नाम से नासा ने विश्व का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली रॉकेट बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में। आप जानते हैं कि वाइटल नामक एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर भी बनाया था नासा ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइटल नामक हाई प्रेशर वेंटिलेटर भी नासा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। तो नासा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनकी चर्चा हमने यहां पर कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। और यदि अच्छा लगता है, आप इस तरह के करंट अफेयर साप्ताहिक रूप से चाहते हैं तो प्लीज आजाद MPPSC यूट्यूब चैनल पर अवश्य विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं चीन से संबंधित। चीन से संबंधित क्या बात हम करने वाले हैं? अंतरिक्ष के संबंध में बात करने वाले हैं, रक्षा के संबंध में बात करने वाले हैं। तो चीन जो देश है, इसकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। CNSA इसकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। और आपको बता दें कि चाइना जो रॉकेट प्रयोग करता है अपने अंतरिक्ष मिशनों के लिए उसका नाम है लॉन्ग मार्च नामक रॉकेट का प्रयोग चीन करता है। और अभी आपने देखा एटलस का प्रयोग करता है नासा, सोयूज का प्रयोग करता है रॉसकॉस्मॉस जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, फॉल्कन का प्रयोग करता है आपका स्पेसएक्स, और आपने देखा लॉन्ग मार्च का प्रयोग करता है नासा। तो ये आपने देख लिया। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि चीन के द्वारा दो देश हैं। एक देश है आपका इथियोपिया, दूसरा देश है आपका सूडान। कौन कौन सा? एक है इथियोपिया, दूसरा आपका देश है सूडान। ठीक है, तो चीन ने अभी हाल ही में इथियोपिया और सूडान के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि चीन ने हाल ही में इथियोपिया और सूडान के पहले उपग्रह को प्रक्षेपित किया है, यह आपको पता होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं, ठीक है, चीन से संबंधित, तो चीन ने अभी हाल ही में एक उपग्रह है जिसका नाम है जियुआन थर्ड नामक एक उपग्रह था जो चीन के द्वारा बनाया गया था और चीन ने इसको भेजा है। ये उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह है, मतलब मैप जो है अच्छे से उच्च गुणवत्ता के मैप ये दे सकता है। तो जियुआन थर्ड नामक उपग्रह का प्रक्षेपण किया है चीन ने। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है इनका जिसका नाम है गाओफेन
9 इसका भी प्रक्षेपण किया है। ये क्या है? ये है ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह, इसका भी प्रक्षेपण चीन ने किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो 6G के लिए 6G नेटवर्क के लिए भी एक उपग्रह पहली बार चीन ने भेजा है। विश्व में पहली बार 6G के लिए यदि कोई उपग्रह भेजा गया है तो चीन के द्वारा भेजा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एप स्टार 6D ये है दूर संचार उपग्रह, इसको भी चीन ने भेजा है, यह आपको पता होना चाहिए। एप स्टार 6D क्या है? दूर संचार उपग्रह है, इसको भी चीन ने भेजा है, यह आपको पता होना चाहिए। और पहला अंतरिक्ष खनन रोबोट यह भी चीन ने भेजा है। पहला अंतरिक्ष खनन रोबोट, ये जो चीन ने भेजा है इसका नाम है क्षुद्रग्रह खनन रोबोट। इसका जो नाम रखा गया है वो है क्षुद्रग्रह खनन रोबोट। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि किस देश ने पहली बार, विश्व में पहली बार किस देश ने अंतरिक्ष में खनन रोबोट भेजा है, तो वो देश आपका होगा चीन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो दूरबीन आपको देखने को मिलती है, रेडियो दूरबीन देखने को मिलती है, उसका नाम है फास्ट, और ये आपको देखने को मिलेगी चीन में। तो ये भी आपको याद रखना है कि फास्ट क्या है? फास्ट सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है जो आपको चीन में देखने को मिलेगी, ये भी आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि आई स्पेस एक कंपनी है। आई स्पेस एक कंपनी है जो निजी कंपनी है, निजी क्षेत्र की कंपनी है। इन्होंने चीन के पहले वाणिज्यिक रॉकेट हाइपरबोला का परीक्षण किया। हाइपरबोला, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आई स्पेस क्या है? चीन की पहली निजी कंपनी है जिसने हाइपरबोला नामक रॉकेट का प्रक्षेपण किया है। पहला वाणिज्यिक रॉकेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दो प्राइवेट कंपनी आपको याद रखना है अंतरिक्ष के संबंध में। पहला आपने देख लिया आई स्पेस, ये हो गई चीन की अंतरिक्ष कंपनी है निजी क्षेत्र की। दूसरा आपने देखा स्पेसएक्स कहां की है? ये अमेरिका की कंपनी है। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दो निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियों के बारे में अभी तक आपने देखा है। ठीक है, चलिए अब इसरो की बात कर लेते हैं। इसरो से जुड़ी हुई कुछ चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं? अंतरिक्ष घटनाक्रम, अंतरिक्ष से संबंधित घटनाक्रम देख रहे हैं। इसरो से संबंधित क्या महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की स्थापना यदि हम बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं के सिवन इसके प्रमुख हैं। विक्रम अम्बला साराभाई के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई थी, जिसके बाद से इसका नाम विक्रम अम्बला साराभाई सेंटर भी रखा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात कर रहे थे रॉकेट की कि कौन कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी किस प्रकार का रॉकेट प्रयोग करती है, जैसे चीन के संबंध में हमने देखा लॉन्ग मार्च। यदि हम नासा के संबंध में बात करें तो हमने एटलस देखा। रॉसकॉस्मॉस के संबंध में यदि हम बात करें तो हमने सोयुज देखा। स्पेसएक्स के संबंध में यदि हम बात करें तो फॉल्कन देखा। यदि हम इसरो के संबंध में बात करते हैं तो 2 रॉकेट देखने को मिलते हैं, एक है GSLV, एक है PSLV। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मूल जो है वो PSLV या GSLV है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे रिसेंट क्या हुआ था? चंद्रयान 2 जो था, चंद्रयान 2 था। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर द्वारा, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, चंद्रयान ऑर्बिटर के द्वारा एक क्रेटर की तस्वीर ली गई थी, जिसका नाम रख दिया गया साराभाई क्रेटर। तो साराभाई क्रेटर की तस्वीर, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था उसके द्वारा एक क्रेटर की तस्वीर ली गई, जिसका नाम रख दिया गया साराभाई क्रेटर। तो याद रखना है किसके द्वारा ली गई? चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा ली गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे यदि हम बात करें तो चंद्रमा पर ईंट साक्ष, याद रखिएगा, चंद्रमा पर ईंट साक्ष संरचना के निर्माण हेतु, टिकाऊ प्रक्रिया के संचालन हेतु, निर्माण हेतु इसरो ने समझौता किया है। किससे? इसरो ने समझौता किया है IISc बेंगलुरु। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से इसरो ने समझौता किया है। किसके लिए? ईंट सदृश, मतलब ईंट की तरह दिखने वाली संरचना के निर्माण के लिए। कहां पर? चंद्रमा पर ईंट के संबंधित संरचना के निर्माण हेतु समझौता किया। मतलब चंद्रमा पर ईंट बनाया जाएगा, ईंट समान संरचना बनाई जाएगी, और इसके लिए इसरो ने IISc से समझौता किया है, जिसको बोलते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि
आई ऐसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने ईंट सदृश मतलब ईंट सी दिखने वाली ईंट सदृश संरचना के लिए किससे समझौता किया है, किस संस्थान से समझौता किया है, तो वो आपका होगा भारतीय विज्ञान संस्थान, या इंग्लिश में होगा तो IISc बेंगलुरु। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट नेत्र। प्रोजेक्ट नेत्र ये क्या था? प्रोजेक्ट नेत्र चलाया गया था इसरो के द्वारा। ये क्या था? जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार सभी देश अंतरिक्ष में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार उपग्रह भेजे जाते हैं, तो लगातार उपग्रह जो भेजे जाते हैं तो उसमें से कुछ खराब भी होते होंगे, कुछ कचरा भी, मतलब अंतरिक्ष कचरा भी होता होगा जो उसी में घूमता रहता है। तो भारतीय उपग्रहों की, भारतीय परिसंपत्तियों की अंतरिक्ष में रक्षा करने के लिए, अंतरिक्ष कचरे से रक्षा करने के लिए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र प्रारंभ किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट नेत्र का क्या उद्देश्य था, अंतरिक्ष कचरों से भारतीय परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदर में यदि हम देखें तो नूर नामक एक उपग्रह था जो ईरान का उपग्रह था, ईरान का पहला सैन्य उपग्रह था, ये भेजा गया है हाल ही में। ये आपको पता होना चाहिए कि नूर नामक पहला सैन्य उपग्रह जो है ये ईरान ने भेजा है। दूसरा आपको पता होना चाहिए होप प्रोब जो है, होप प्रोब मिशन था, ये यूएई का पहला मंगल मिशन था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि होप प्रोब जो है ये यूएई का पहला मंगल मिशन है, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक अब हम आज आ रहे हैं सैन्य घटनाक्रम से संबंधित, मतलब सैन्य क्या उपलब्धियां रही हैं विभिन्न देशों की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साइंस और टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम वार्षिकांक देख रहे हैं और उसी में अभी हमने अंतरिक्ष से संबंधित जो भी घटनाक्रम होते हैं उसके बारे में हमने समग्रता से अध्ययन किया है। अब हम कुछ अन्य घटनाक्रम के बारे में देख रहे हैं, विशेषकर सैन्य गतिविधियों से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए एक फ्रंटियर बनाया गया था जिसका नाम था स्वीसो फ्रंटियर। स्वीसो फ्रंटियर क्या था, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको बता दें स्वीसो फ्रंटियर जो था ये इस नाम से पहला तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज बनाया गया है। स्वीसो फ्रंटियर क्या है? स्वीसो फ्रंटियर विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है जिसको जापान ने बनाया है। तो याद रखिएगा, पहला तरल हाइड्रोजन मालवाहक जहाज है जिसको जापान ने बनाया है, जिसका नाम है स्वीसो फ्रंटियर। तो ये नाम आपको याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, जब बात जापान की करते हैं तो जब आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जब भी जापान की बात आती है हम डिटेल में बात करते थे कि किस तरह से द्वीपों का क्रम है, किस तरह से उन द्वीपों पर प्रमुख देश अवस्थित हैं, किस प्रकार से चोटियां आपको उन द्वीपों पर देखने को मिलती है, कौन कौन सी जल संधियां हैं, तो उनके बारे में डिटेल से हम साप्ताहिक में देखते थे। क्योंकि आज हम वार्षिकांक देख रहे हैं तो हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और ये वार्षिकांक नहीं रह जाएगा, फिर ये बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो वार्षिकांक देख रहे हैं, वन लाइनर देखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको हमसे जुड़ना है तो प्लीज आजाद एमपीपीएससी चैनल पर जाइए, चीजें आपको वहां पे विधिवत मिलेंगी। यदि अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अग्नि 3। अग्नि 3 आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका पहली बार रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है और ये जो रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है ओडिशा से किया गया है। ओडिशा में एक द्वीप है जिसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो अब्दुल कलाम द्वीप से, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हाल ही में किया गया है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो वायुसेना का एक जहाज है जिसको बोलते हैं AN-32। AN-32 जो विमान है वायुसेना का, AN-32 जो विमान है इसने हाल ही में बायोजेट ईंधन से उड़ान भरी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के किस विमान ने हाल ही में बायोजेट फ्यूल से उड़ान भरी है, तो वो विमान है AN-32 कैटेगरी का विमान है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो विश्व की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल रूस ने तैयार की है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व की पहली हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसको रूस ने तैयार किया है, ये आपको याद रखना है फैक्ट में। इसके साथ साथ आपको याद रखना है ऑपरेशन संजीवनी। क्या याद रखना है? ऑपरेशन संजीवनी।
क्यों याद रखना है ऑपरेशन संजीवनी? इसलिए याद रखना है क्योंकि ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारत सरकार ने मालदीव को दवाओं की आपूर्ति की थी। तो दवाओं की आपूर्ति के लिए जो मिशन था उसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी, और जो लोगों को बचाने के लिए था उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो याद रखिएगा, समुद्र सेतु की बात करें ऑपरेशन, तो मतलब जो लॉकडाउन में हमने मालदीव से लोगों को बाहर निकाला था उस मिशन का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु। जो हमने दवा पहुंचाई थी मालदीव को, राहत सामग्री पहुंचाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी, ऑपरेशन समुद्र सेतु में आपको दिक्कत ना हो इसके लिए आपको बताया गया। और दवाओं की बात कर रहे हैं तो एक चीज और आपको पता होना चाहिए, भारत का एक राज्य है केरल, और केरल राज्य ने लॉकडाउन में ही प्रतीक्षा नामक एक नाव एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतीक्षा नामक नाव एम्बुलेंस का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो राज्य आपका है केरल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला टॉपिक क्या है? सबसे बाद इसके बाद जैसे अभी आपने देखा कि विश्व की पहली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल रूस ने विकसित की है, उसी तरह से एक फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और यह भी नोट कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है वो भारत में विकसित किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना से संबंधित क्या अपडेट है? भारतीय नौसेना क्या अपडेट है उसकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहली बात, दो महिलाओं के नाम आपको याद रखने हैं भारतीय नौसेना के संबंध में। एक है कुमुदनी त्यागी, और दूसरा नाम आपका यहां पे आता है रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी का नाम क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनको याद रखना है? क्योंकि ये दो महिला हैं। नौसेना के इतिहास में पहली बार दो महिलाओं को युद्धपोत पर तैनात किया गया है, और जो युद्धपोत पर तैनाती दी गई है वो दो महिलाओं के नाम है कुमुदनी सिंह और रीति सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जब महिलाओं की बात हो रही है तो एक महिला और आपको याद आनी चाहिए, शिवांगी सिंह है वाराणसी की। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय वायुसेना की पायलट हैं, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, ये भारत में राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है शिवांगी सिंह, इसलिए इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सैंट की। सैंट क्या है? सैंट ये काफी चर्चा में था। सैंट का मतलब है, सैंट एक एंटी टैंक मिसाइल है। सैंट नामक एक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पूछा जाए यदि परीक्षा में कि सैंट क्या है भाई, भारतीय नौसेना के संबंध में, भारतीय थल सेना के संबंध में, या पूछ लिया जाए भारतीय सेना के संबंध में सैंट क्या है, तो सैंट क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि नाग भी वही है, एंटी टैंक मिसाइल, और नाग का भी परीक्षण अभी हाल ही में पोखरण में किया गया। नाग का अंतिम परीक्षण अभी हाल ही में पोखरण में किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ चीजें और पता होना चाहिए, जैसे अभी हाल ही में कुछ युद्धपोत हैं, कुछ पनडुब्बियां हैं जिनको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसी में आता है सबसे पहले पनडुब्बी भेदी युद्धपोत INS कावारत्ती। INS कावारत्ती जो है ये पनडुब्बी भेदी युद्धपोत है, इसको भी अभी हाल ही में शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। और आपको पता होना चाहिए क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको बोलते हैं QRSAM, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म है क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका भी परीक्षण अभी हाल ही में उड़ीसा से किया गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। INS कावारत्ती क्या है? INS कावारत्ती पनडुब्बी भेदी युद्धपोत है, इसको भी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि एक और आपकी पनडुब्बी है जिसका नाम है INS बागीर। INS बागीर को भी अभी हाल ही में भारतीय नौसेना, ये तो आपका क्या है? युद्धपोत है। ठीक है, ये आपकी है INS बागीर, एक पनडुब्बी है, इसको भी नौसेना में शामिल किया गया है। और इसका जो निर्माण किया गया था वो प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत किया गया था।
प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत अभी तक कुल 5 पनडुब्बियां बन चुकी हैं, जिनमें से 5वीं है INS बागीर। 4 कौन सी थी इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला था INS कलवरी, दूसरा था INS खंदेरी, तीसरा आपका नाम आता है INS करंज और चौथा नाम आता है INS बेला। तो ये 4 पनडुब्बियां पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं। INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS बेला और 5वीं INS बागीर का अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। निर्माण किसके अंतर्गत हुआ? निर्माण इसका प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत हुआ। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और युद्धपोतों के संबंध में भी कुछ हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि युद्धपोतों का जो निर्माण का क्रम है वो बनाया जा रहा है मिशन जिसका नाम है प्रोजेक्ट 28। प्रोजेक्ट 28। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत किस प्रकार के पनडुब्बी या युद्धपोत का प्रोजेक्ट 28 का संबंध पनडुब्बी से है, युद्धपोत से है या विमान से है, किससे है? तो प्रोजेक्ट 28 का संबंध है युद्धपोतों से, प्रोजेक्ट 75 का संबंध है पनडुब्बियों से। अब प्रोजेक्ट 25 के अंतर्गत कौन कौन से युद्धपोत आते हैं? इसमें कामोर्ता श्रेणी के युद्धपोत आते हैं, जिसमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है कामोर्ता, INS कामोर्ता। दूसरा इसमें नाम आता है INS कदमत, ये नाम आपको पता होना चाहिए क्रम। तीसरा आपका आता है INS किल्तान और चौथा युद्धपोत आपका आता है INS कावारत्ती। और INS कावारत्ती को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि INS कावारत्ती लेटेस्ट है, जिसको प्रोजेक्ट 28 के अंतर्गत बनाया गया है और इस क्रम में ये चौथा युद्धपोत है। पहला था कामोर्ता, दूसरा था कदमत, तीसरा था किल्तान और चौथा था कावारत्ती। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य चीजों की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पिनाका नामक एक रॉकेट प्रणाली है। पिनाका नामक जो रॉकेट है, जो रॉकेट प्रणाली है पिनाका, इसका भी परीक्षण उड़ीसा से किया गया। तो याद रखिएगा जब आपसे किसी परीक्षण की बात किया जाए कि भाई किसी मिसाइल का परीक्षण किया गया है, कहां से किया गया, तो ज्यादातर आंख मूंद कर, यदि आपको नहीं पता है तो आंख मूंद कर उत्तर टिक करना है उड़ीसा, क्योंकि ज्यादातर परीक्षण 90% परीक्षण आपके यहीं से होते हैं, उड़ीसा से होते हैं, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से होते हैं, चांदीपुर रेंज से होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंख मूंद कर आप उड़ीसा टिक कर सकते हैं यदि किसी भी चीज के परीक्षण के बारे में बात किया जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा। अब आगे बात कर लेते हैं सुखोई 32। सुखोई 32 हमारा विमान है, क्यों चर्चा में था? सुखोई 32 विमान क्यों चर्चा में? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था, उसको सुखोई विमान से दागा गया था। पहली बार उसका हवाई परीक्षण जो किया गया था वो सुखोई विमान से किया गया था और जिस विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पहली बार किया गया है उसका नाम है सुखोई 30। यदि हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना परीक्षण भी किया गया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के नौसेना परीक्षण की यदि हम बात करें कि ब्रह्मोस मिसाइल का नौसेना परीक्षण कहां से किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए INS चेन्नई। INS चेन्नई नामक जो युद्धपोत है, ठीक है, यहां से ब्रह्मोस मिसाइल का नेवल जो बेस है, जो हमारा नेवल परीक्षण है, वो आपका यहां से किया गया INS चेन्नई युद्धपोत से। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को अब हम, जो भारत है, ब्रह्मोस मिसाइल को वायु मार्ग से भी दागने में सक्षम है, जल मार्ग से भी दागने में सक्षम है और स्थल मार्ग से भी दागने में सक्षम है। जल मार्ग से जो दागा हमने युद्धपोत के माध्यम से INS चेन्नई से किया, जो हमने वायु मार्ग से किया वो सुखोई 30 से किया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब बात आती है ब्रह्मोस मिसाइल की, तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया का संयुक्त उपक्रम है जिसके द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। आपने देख लिया सुखोई के बारे में कि परीक्षण इसका कैसे किया गया। कुछ अन्य चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में चीन ने टाइप, इनका प्रकार है टाइप 054। टाइप 054 नामक एक युद्धपोत है, एक युद्धपोत इन्होंने विकसित किया था जो उन्नत श्रेणी का युद्धपोत माना जाता था। इसको इन्होंने पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिया, पाकिस्तान को दे दिया है।
तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में चीन ने किस युद्धपोत को पाकिस्तान को दिया है, तो उसका नाम है टाइप 054 नामक युद्धपोत को चीन ने पाकिस्तान को दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे यदि हम बढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि तेजस जो विमान है, जैसे अभी आपने देखा ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण देख लिया कि भाई सुखोई 30 से हमने दागा, आईएनएस चेन्नई से हमने दागा, इसी तरह से जो तेजस विमान है, जो हमारे तेजस विमान है, इनकी पहली बार लैंडिंग की गई है युद्धपोत पर। तो वो कौन सा युद्धपोत है हमारा जिस पर तेजस विमान की लैंडिंग की गई है? तो तेजस विमान की पहली जो लैंडिंग हुई है वो हुई है आईएनएस विक्रमादित्य पर, विक्रमादित्य, ठीक है। तो आईएनएस विक्रमादित्य पर तेजस की पहली लैंडिंग हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो आईएनएस विक्रमादित्य पर इसकी लैंडिंग हुई तेजस पे, तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी तक क्या थे भारत में जो विमान प्रयुक्त किए जा रहे थे, जो हमारे लेटेस्ट विमान थे, वो लगभग 1990 के पहले थे। ज्यादातर जो विमान थे, तेजस को छोड़ दो और सुखोई को छोड़ दो, तो जो विमान थे 1985 1990 के दशक के थे, जो भारतीय सेना में अभी तक सेवा दे रहे थे। तो जब तेजस शामिल हुआ, तेजस के बाद राफेल शामिल हुआ, तो जो पुराने विमान थे उनको सेवा मुक्त किया गया है। तो जो सेवा मुक्त किया गया है, एक कैटेगरी है जिसको बोलते हैं मिग श्रेणी की, जिसको बोलते हैं मिग 27। मिग 27 जो स्क्वाड्रन था उसको अब हटा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जब से राफेल आ गया, तेजस आ गए, तो वहां से मिग 27 को हटा दिया गया और ये 1985 से भारतीय सेना में सेवा दे रहे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मिग 27 अब सेवा में नहीं रहे हैं भारत में, इस स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया गया है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अभी हमने पाकिस्तान की बात किया था कि पाकिस्तान को चीन ने एक टाइप 054 का एक युद्धपोत दिया है, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की एक मिसाइल है राड 2 का भी परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि राड किस देश की मिसाइल है, तो राड जो मिसाइल है ये पाकिस्तान की मिसाइल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक हम गन बनाते हैं जिसका नाम है K9 ब्रज टी गन, K9 ब्रज टी गन है। K9 ब्रज टी गन जो है, इसके बारे में क्या है, K9 जो ब्रज टी गन है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसके निर्माण के लिए भारत ने, K9 ब्रज टी गन के निर्माण के लिए भारत ने जो समझौता किया है वो L&T और दक्षिण कोरिया ने मिलकर इसको किया है। तो L&T और दक्षिण कोरिया ने मिलकर K9 ब्रज टी गन बनाने के लिए समझौता किया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं OPV आपने सुना होगा, अपतटीय गश्ती पोत। अपतटीय गश्ती पोत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अपतटीय गश्ती पोत जो थे वो भी कुछ भारतीय तट रक्षक बल को दिए गए हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपने देख लिया K9 ब्रज टी गन के लिए L&T ने कोरिया से समझौता किया है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है उन्नत सारंग तोप जो है ये बना रही है जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री, जो हमारी है जबलपुर द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब डीआरडीओ के बारे में कुछ चीजें हम देख लेते हैं। डीआरडीओ से जुड़ी हुई कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि डीआरडीओ ने अभी एंटी टॉर्पीडो डेकाय सिस्टम बनाया है, एंटी टॉर्पीडो डेकाय सिस्टम, जिसका नाम है मारीच। याद आना चाहिए कि मारीच नामक जो एंटी टॉर्पीडो डेकाय सिस्टम है, इसका निर्माण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। जब बात आती है डीआरडीओ की, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका आदर्श वाक्य कई बार पूछा जाता है, इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। जी सतीश रेड्डी यहाँ के प्रमुख हैं। इतनी बेसिक जानकारी है जो डीआरडीओ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो एंटी टॉर्पीडो डेकाय सिस्टम आपने देख लिया, मारिच। इसके बाद यदि हम बात करें तो डीआरडीओ ने रुद्रम नामक एक मिसाइल भी बनाई थी, रुद्रम नामक एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई थी। भारत में पहली बार स्वदेशी रूप से एंटी रेडिएशन जो मिसाइल बनाया उसका नाम था रुद्रम, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम था रुद्रम। तो रुद्रम क्या है, मारीच क्या है, ये आपने देख लिया। निर्माण किसने किया है, डीआरडीओ ने किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ की 5 युवा प्रयोगशालाओं की स्थापना किया था। कुछ शहरों में इनके उद्घाटन किए थे। वो कौन कौन से शहर हैं जहां पे डीआरडीओ की 5 नई युवा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं? पहला आपका है बेंगलुरु, ये आपको पता होना चाहिए कौन से शहर हैं जहां पे डीआरडीओ की नई युवा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही है। पहला है बेंगलुरु, दूसरा है मुंबई,
तीसरा है चेन्नई, चौथा है कोलकाता, अगला है हैदराबाद। ये स्थान है जहां पे प्रधानमंत्री ने स्थापित करने की बात की है, URDRDO प्रयोगशाला स्थापित करने की बात की है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चल अब एक और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का अभी हाल ही में बात की गई है, हाल ही में इसको परीक्षण करने की बात की गई है। और ये जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है इसका नाम है LGM-30G मिन्यूटमैन। ये क्या है? यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है LGM-30G मिन्यूटमैन। ये कहाँ की है? इसको USA ने बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा सकता है इसका नाम देके कि किसके द्वारा बनाया गया है, तो USA ने इसको बनाया है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य फैक्ट के बारे में, कुछ अन्य तथ्य के बारे में। ठीक है, अब जो जानकारी हम करने वाले हैं, अब ज्यादातर चीजें तो बची नहीं हुई है, लेकिन अभी है लगभग आधे घंटे के कंटेंट अभी है, आधे घंटे से 20 मिनट के। तो सबसे पहले मेडिकल से जुड़ी हुई, क्योंकि कोविड के चलते मेडिकल से जुड़े हुए कुछ घटनाक्रम है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले एक लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आई थी। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जो 2020 की आई थी, इसको जारी किया था वर्ल्ड वाइड फंड ने। वर्ल्ड वाइड फंड ने जो जारी किया था, इसने बताया था कि 1970 से लेकर 2016 तक 68% कशेरुकी जो प्राणी हैं उनकी 68% प्रजातियों में कमी आई है। 68% कशेरुकी प्रजातियों की आबादी में 68% कमी आई है। किसने बताया? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट ने। और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी कौन करता है? वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा ये जारी की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक कार्यक्रम था विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विज्ञान मंथन एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा था, और विद्यार्थी विज्ञान मंथन का विषय था कि 6 से 11 तक के जो छात्र हैं उनकी विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाई जाए। जो 6 से 11 तक के छात्र हैं उनकी रुचि विज्ञान विषय में बढ़ाई जाए, और इसका आयोजन किया था विज्ञान भारती और NCERT ने मिलकर किया था, यह आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत के हमारे राज्य हैं जिनमें मेघालय प्रमुख था, जहां पे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का पूर्वोत्तर का राज्य मेघालय है जहां पे अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए। और ये जो स्वाइन फ्लू का मामला है विशेषकर ये सुअरों से जानवरों में सुअरों से मनुष्यों में फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कोविड पहचान की नई विधि एक थी। कोविड पहचान करने की एक नई विधि है जिसको बोलते हैं सैलिवा डायरेक्ट। सैलिवा डायरेक्ट जो विधि है ये क्या थी? कोविड-19 की पहचान के लिए। इसको पहले अमेरिका ने प्रतिबंधित किया था, लेकिन अब इसको मंजूरी दे दी है। तो यदि आपसे पूछा जाए सैलिवा डायरेक्ट किस रोग के या किसके लक्षण जांच करने की विधि है, तो ये कोविड-19 से संबंधित है। USA ने अभी हाल ही में इसकी अनुमति दी है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, साल्मोनेला बैक्टीरिया, ये साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो कनाडा और USA में देखा गया, और पाया गया कि ये जो बैक्टीरिया है ये प्याज के कारण प्याज से मनुष्य में आता है। प्याज में ये पाया जाता है और प्याज से ये बैक्टीरिया फिर मनुष्य में आ जाता है, तो इसको पता होना चाहिए। साल्मोनेला बैक्टीरिया ये देखा गया कनाडा और USA में, प्याज में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और आपको याद आना चाहिए कि भारत में पहली बार मोबाइल RT-PCR कोविड-19 की जो जांच होती है, जिसको बोलते हैं मोबाइल जांच जो होती है RT-PCR, इसको स्वीकृति देने वाला भारत का पहला राज्य था कर्नाटक। ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में RT-PCR हो रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भी हो रहे हैं, लेकिन पहला राज्य जो RT-PCR तकनीक से जांच कराने वाला था वो था कर्नाटक, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज और आपको पता होना चाहिए, जो बायोमेडिकल बेस्ड जो इस समय निकल रहे हैं,
जो बायोमेडिकल बेस्ड निकल रहे हैं इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और फटकार लगाया संस्थाओं को कि जो भी बायोमेडिकल बेस्ड हैं उसको अपलोड करने के लिए, भाई कि कितना बायोमेडिकल बेस्ड किस स्थान से निकला, किस शहर से निकला, उसको एक ऐप पर अपलोड करना है। और जो ऐप है उसका नाम है कोविड-19 BWM। तो याद रखिएगा कोविड-19 BWM जो ऐप है, ये कौन सा ऐप है, जिस पर बायोमेडिकल जो बेस्ड है उसकी जानकारी संबंधित संस्थाओं को अपलोड करनी है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मैंडेटरी हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। कोविड-19 BWM ऐप के बारे में, एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कोविड-19 वैक्सीन के लिए समझौता हुआ था। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए कुछ देश एक साथ आए थे और इन्होंने ग्रुप बनाया था जिसका नाम था गॉबी द अलायंस। गॉबी द अलायंस कौन सा ग्रुप था? गॉबी द अलायंस वह ग्रुप था जहां पर जो संबंधित देश हैं किस प्रकार से उनको कोविड-19 की वैक्सीन मिलेगी, किस प्रकार से वैक्सीन का वितरण होगा, उसके लिए एक संगठन बना दिया था जिसका नाम था गॉबी द अलायंस। तो यदि कभी पूछा जाए गॉबी द अलायंस क्या है, तो विशेषकर एक कोविड-19 के वैक्सीन के वितरण से संबंधित एक वैश्विक गुट है, वैश्विक संगठन है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट करना है संजीवनी नामक वाहन, मध्य प्रदेश ने संजीवनी नामक वाहन बनाया था। संजीवनी नामक एक वाहन है, इसको तैयार किया था मध्य प्रदेश ने। और ये संजीवनी नामक जो वाहन है, इसको क्या है कि इससे क्या होता है कि बिना संपर्क में आए कोविड की जांच हो सकती है। तो संजीवनी नामक जो वाहन था जिसको मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया था, इसमें क्या था कि कोविड-19 की जांच के लिए आपको संबंधित व्यक्ति के संपर्क में आने की जरूरत नहीं है, बिना संपर्क के आप जांच के नमूने ले सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त दक्षिण मध्य रेलवे है। दक्षिण मध्य रेलवे ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम था रेलबोट नामक रोबोट बनाया था दक्षिण मध्य रेलवे ने। और रेलबोट नामक जो रोबोट है जिसको दक्षिण मध्य रेलवे ने बनाया है, इसमें क्या था कि अस्पताल प्रबंधन में मदद के लिए बनाया था कि कोविड-19 के दौर में जिस तरह से जो अस्पताल के कर्मी हैं वो भी मरीजों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, तो किस प्रकार से उनका प्रबंधन किया जाए उसके लिए दक्षिण मध्य रेलवे ने रेलबोट नामक रोबोट बनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका रोटावैक 5D। रोटावैक 5D। रोटावैक 5D क्या है? रोटावैक 5D क्या है? रोटा वायरस का नया टीका है। रोटा वायरस का नया टीका है जिसका नाम है रोटावैक 5D और हमारे उपराष्ट्रपति ने इसको लॉन्च किया था, इसलिए यह भी आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात आती है अबेरबो। अबेरबो क्या है? अबेरबो, अबेरबो क्या है? इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे अबेरबो। तो अबेरबो क्या है? अबेरबो क्या है कि अमेरिका में यह एक इबोला रोकथाम का टीका है जिसको अमेरिका ने अनुमति दी है। तो अबेरबो क्या है? ये इबोला रोकथाम का टीका है जिसको अमेरिका ने अनुमति दे दी है। तो रोटावैक क्या है? रोटावैक क्या है आपका? रोटावैक जो है उसका टीका है। इसके साथ साथ आपने देखा रोटा वायरस का टीका हो गया रोटावैक, इबोला का टीका हो गया अबेरबो जिसको अमेरिका ने मंजूरी दी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको एक देश याद रखना है मलेशिया। मलेशिया में 27 वर्षों के बाद जो है यहाँ पे मलेरिया के मामले देखने को मिले हैं, सॉरी पोलियो के मामले देखने को मिले हैं, ये आपको पता। मलेशिया देश में 27 वर्षों के बाद पोलियो के मामले सामने आए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और अब यदि हम बात कर लें तो आपको याद करना चाहिए कि बग स्निफर नामक एक सेंसर बनाया गया था। बग स्निफर, शायद आपको याद हो मैंने बताया है। बग स्निफर नामक एक जो बनाया गया है, ये क्या है? बग स्निफर नामक जो सेंसर है, बग स्निफर नामक जो सेंसर है इसको बनाया है आघारकर स्थित पुणे अनुसंधान संस्थान ने। तो पुणे अनुसंधान संस्थान ने जो बग स्निफर नामक सेंसर बनाया था, इससे क्या था कि बैक्टीरिया का कुशलतापूर्वक पता लगाया जा सकता है।
तो बग स्निफर क्या है, बैक्टीरिया का कुशलता पूर्वक पता लगाने के लिए है, और इसको बनाया किसने है, आघारकर अनुसंधान संस्थान। ये है कहां पे, क्योंकि ये संस्थान लगातार चर्चा में था कोविड-19 के दौर में, तो आघारकर अनुसंधान संस्थान जो है ये पुणे में है, और इसी ने बग स्निफर बनाया था। ठीक है, अब अगला है कि भारत में पूर्व परीक्षण की, कोविड-19 के लिए पूर्व परीक्षण की अनुमति देने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो पूर्व परीक्षण की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है, पूर्व परीक्षण की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और जैसे ही बात उत्तर प्रदेश की आती है, आपको याद आना चाहिए गाजियाबाद। क्यों याद आना चाहिए गाजियाबाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश से सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ भी यहीं पर किया था। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कहां पे है, तो वो आपको देखने को मिलेगा गाजियाबाद में। ठीक है, चलिए अब आगे नोट कर लेते हैं कुछ अन्य चीजों के बारे में। जैसे दो देश हैं मालदीव और श्रीलंका, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको खसरा रुबेला मुक्त होने की तिथि थी वर्ष 2023, लेकिन इन्होंने समय से पूर्व अपने आप को खसरा रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है। खसरा उन्मूलन हो चुका है इन देशों में समय से पहले। तो ये दो देश आपको पता होना चाहिए, मालदीव और श्रीलंका, जहां पे अब खसरा समाप्त हो गया है, जबकि इसको समाप्त करने का वर्ष था 2023। 2023 से पहले इन्होंने समाप्त कर दिया है, इसलिए ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखने वाले हैं विशेषकर प्रौद्योगिकी संस्थानों से संबंधित क्या घटनाक्रम रहे हैं, उनके बारे में हम जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट करना है ARI 5.6। ARI 5.6। दूसरा नोट करना है MACS 4028। ये क्या है, ARI 5.6 जो है ये अंगूर की एक नई किस्म है, आपको पता होना चाहिए, ये आपकी अंगूर की एक नई किस्म है। और दूसरा जो है ये क्या है, ये गेहूं की एक नई किस्म है, MACS 4028 गेहूं की एक नई किस्म है, जिसको बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड किस्म। बायोफोर्टिफाइड किस्म है गेहूं की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तकनीकी संस्थानों से संबंधित। सबसे पहले हम आएंगे IIT मद्रास। IIT मद्रास ने अभी हाल ही में एक चिप बनाया है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम है MOUS HIK। MOUS नामक एक, इंग्लिश में आप जो भी उच्चारण इसका करते हो हिंदी में, MOUS HIK, इस नाम से एक इन्होंने चिप बनाया है, एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया है। और पूर्व में भी 2 माइक्रो प्रोसेसर बन चुके हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो पूर्व में भी कुछ माइक्रो प्रोसेसर बने हैं जो IIT मद्रास के द्वारा बनाए गए हैं। तो कौन सा था पूर्व में जो बना था, यदि हम उसकी बात करें तो शायद आपको याद हो, 2 प्रोसेसर हमने आपको माइक्रो प्रोसेसर बताए थे। एक मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर अजीत, दूसरा मैंने बताया था आपको माइक्रो प्रोसेसर शक्ति। अब इसमें यदि हम देखें माइक्रो प्रोसेसर अजीत या माइक्रो प्रोसेसर शक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ आपको तथ्य आपको पता चलेंगे। क्या कि माइक्रो प्रोसेसर जो अजीत था इसको तो बनाया था IIT बॉम्बे ने, ठीक है, और जो माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था इसको बनाया था मद्रास में, ये आपको पता होना चाहिए। तो IIT मद्रास के द्वारा 2 माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए हैं, एक है जो इसको आप बोल सकते हैं मोसिस्क और दूसरा आपका हो गया शक्ति। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपने देख लिया। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि जो अवांछित ड्रोन थे भारतीय भूभाग में आते थे और उनको मार गिराने के लिए, उन पर नियंत्रित करने के लिए भी IIT मद्रास ने एक तकनीक बनाई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक तकनीक विकसित की है, एक ड्रोन विकसित किया है जो अवांछित ड्रोनों को मार गिराने में सक्षम है। इसको भी किसने बनाया है, IIT मद्रास ने बनाया है। तो IIT मद्रास यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ IIT मद्रास ने अभी हाल ही में समझौता किया है, किससे, नैरोबी विश्वविद्यालय से समझौता किया है। IIT मद्रास ने समझौता किया है नैरोबी विश्वविद्यालय से। क्यों समझौता किया है, क्योंकि जो बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उनमें किस प्रकार से, जैसे उनकी पाइपलाइन में कोई समस्या आ गई, पाइपलाइन के साथ साथ यदि मान लीजिए कि उसमें इमारत में कोई समस्या आ गई, तो उसको पता लगाने के लिए कि किस भाग में समस्या आई है, तो उसके लिए IIT मद्रास ने समझौता किया है, किससे, नैरोबी विश्वविद्यालय से समझौता किया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IIT दिल्ली।
आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से क्या आपको समझना है? आईआईटी दिल्ली का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है चक्कर इनोवेशन। क्या नाम है? चक्कर इनोवेशन। जो चक्कर इनोवेशन है क्यों चर्चा में है, यदि हम इसके बारे में बात करें तो जो चक्कर इनोवेशन है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो N95 मास्क होता था, N95 जो मास्क होता था उसको कीटाणु रहित रखने के लिए, इन्होंने एक डिवाइस बनाई थी, वो आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम था चेकर डी कोब, चेकर CHAKR-D कोब। तो क्या था? आईआईटी दिल्ली के अंतर्गत एक चक्कर इनोवेशन है, स्टार्टअप है, जिसने एक डिवाइस बनाई थी जो N95 मास्क को कीटाणु रहित करता है, जिसका नाम था चक्कर डी कोब। ये आपको पता होना चाहिए आईआईटी दिल्ली के संबंध में। फिर आप आते हैं आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद क्यों चर्चा में था? आईआईटी हैदराबाद की यदि हम बात करें तो इन्होंने तेल आधारित ड्रग डिलीवरी द्वारा कवक जनित रोगों की पहचान पद्धति विकसित की है। तेल आधारित ड्रग डिलीवरी के द्वारा इन्होंने कवक जनित रोगों की पहचान के लिए एक तकनीक विकसित की है, उसका नाम है, संस्थान का नाम है आईआईटी हैदराबाद। इसके बाद आपका आता है आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे क्यों चर्चा में था? इन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका नाम था क्वारंटाइन नामक एक ऐप बनाया था, जिसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। और एक दवा है जिसका नाम है रूफिनामाइड। रूफिनामाइड जो दवा है ये मिर्गीरोधी दवा है, रूफिनामाइड, और इसको बनाया है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। किसने बनाया है? रूफिनामाइड नामक जो मिर्गीरोधी दवा है, इसके उत्पादन के लिए एक तकनीकी विकसित की है। किसने तकनीकी विकसित की है? ये विकसित किया है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये भी आपको याद होना चाहिए कि रूफिनामाइड किस रोग की दवा है, ये मिर्गीरोधी दवा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आईआईटी संस्थानों से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित जो जानकारियां हैं वो आप नोट कर रहे हैं। और अभी आपको नोट करना है आईआईटी कानपुर के बारे में। आईआईटी कानपुर ने BEG नामक एक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। BEG नामक एक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है। और इस सीड बॉल का मतलब क्या होता है कि एक बॉल नुमा होता है जिसमें बीज भी होता है, खाद भी होती है, मृदा भी होती है, तीनों एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं जो है स्वदेशी सीड बॉल। और सीड बॉल में सीड, मृदा और खाद तीनों चीजें होती हैं, और ये इस नाम से विकसित किया गया है BEG। इसको विकसित किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी क्यों चर्चा में था? आईआईटी गुवाहाटी ने नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित किया है। नैनो पार्टिकल मेटाग्रिड विकसित किया है। किसने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। तो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर क्यों चर्चा में था? क्योंकि गीले कपड़ों से बिजली बनाने की इन्होंने एक तकनीकी बनाई थी, और उसी तकनीक के आधार पर इनको गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार दिया गया। आईआईटी खड़गपुर को एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार। क्यों दिया गया? गीले कपड़ों से बिजली बनाने के लिए इन्होंने एक तकनीक विकसित की थी, जिसके द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया, जिसके बारे में बेहतर उपलब्धि के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। तो आज साइंस टेक से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स थे उनकी चर्चा हमने कर लिया है, और उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको पसंद आएगी। और यदि पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट तो अवश्य करिएगा। साथ ही साथ आजाद MPPSC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आजाद MPPSC यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप डाल देंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पे आपको साप्ताहिक करंट अफेयर्स मिलेंगे। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आगे की सीरीज जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष भर के, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम वर्ष भर के, खेल घटनाक्रम वर्ष भर के, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तब आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है यदि आपको अच्छा लगे तो, अन्यथा ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि अच्छा लगे तो आजाद MPPSC यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप को सब्सक्राइब अवश्य करना है। अगली वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी आपको अगली सीरीज मिल पाएगी वार्षिकांक की। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।